हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमें पढ़ाना है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को पढ़ाने में करीब करीब 3 लेक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ रेक्टिफायर का। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं रेक्टिफायर, जिसको हम हिंदी में दिष्टकारी कहते हैं। राइट नाउ हेडिंग रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर जिसको हिंदी में हम दिष्टकारी कहते हैं। वाइज रेक्टिफायर समझने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। क्या है? हमारे पास जितना भी डिवाइसेस हैं, चाहे लैपटॉप, मोबाइल फोन, एसी, टीवी, फ्रिज एटसेट्रा, ये 2 तरह के करंट से चलते हैं। कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो एसी करंट से चलता है और कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो डीसी करंट से चलता है। अगर हम एसी करंट से चलने वाले डिवाइस का नाम बताऊं, हमारा पंखा, हमारा जो फैन है वो एसी करंट से चलता है। हमारा एसी, यह जो डिवाइस है, यह जो इक्विपमेंट है वो एसी करंट से चलता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी डिवाइस हैं जो डीसी करंट से चलते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप। यानी कह सकता हूं जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सारे करीब करीब डीसी करंट से ही चलते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा डिवाइस की आवश्यकता पड़ रही है, हमें एक ऐसा डिवाइस की आवश्यकता पड़ रही है जो एसी करंट को डीसी करंट में बदल दे। क्योंकि हमारे घरों में जो करंट आता है वह एसी करंट आता है। अगर हमें मोबाइल की, लैपटॉप की चार्ज करने की आवश्यकता होती है, ऑपरेट करने की आवश्यकता होती है, तो हम उसके साथ एक एडाप्टर लगाते हैं। तो जो इसको हम आम भाषा में एडाप्टर कहते हैं, तो उसके अंदर जो सर्किट होता है वह इसी रेक्टिफायर का सर्किट होता है। यानी जो एडाप्टर होता है एसी करंट को डीसी करंट में पहले कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद ही हमारा मोबाइल या लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑपरेट होती है। तो हम समझते हैं रेक्टिफायर का जो परिभाषा है, रेक्टिफायर का जो परिभाषा है, रेक्टिफायर एक उपकरण है जो एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करता है। अपनी परिभाषा को एक बार और रिपीट करता हूं। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस which convert AC current to DC current. Such kind of device is called rectifier, यानी जिसे हिंदी में हम दिष्टकारी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी परिभाषा को राइट कर लेते हैं कि क्या होता है रेक्टिफायर। चलिए, राइट नाउ डेफिनेशन ऑफ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर इज द डिवाइस, रेक्टिफायर is the device which convert AC current to DC current। और अगर हम इसका हिंदी परिभाषा की बात करें तो रेक्टिफायर एक उपकरण है या एक डिवाइस है जो एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करता है। क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो डीसी धारा से ऑपरेट होता है और हमारे घर में जो आने वाला जो करंट है वो एसी करंट है। इसका मतलब है अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने घर में अगर उपयोग करना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले एसी करंट को डीसी करंट में बदलने वाला डिवाइस चाहिए। तो वह डिवाइस जो होगा वही रेक्टिफायर होगा। तो अगर हम रेक्टिफायर के ब्लॉक डायग्राम बनाएं, तो ब्लॉक डायग्राम, अगर हम रेक्टिफायर के ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार बनेगा। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर।
बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि कोई भी रेक्टिफायर का ब्लॉक डायग्राम बनाओ, तो किसी भी रेक्टिफायर इसी तरह वर्क करता है। यह हमारा हो गया रेक्टिफायर, लीजिए यह हमारा हो गया रेक्टिफायर, रेक्टिफायर यह इसका हो गया इनपुट और यह जो इसका हो गया आउटपुट हो गया। इनपुट के अंदर एसी करंट जाता है, एसी करंट, और आउटपुट के अंदर जो करंट मिलता है, आउटपुट के अंदर जो करंट मिलता है इसे कहते हैं इम्प्योर, इम्प्योर डीसी। यह इसका इनपुट है और यह इसका आउटपुट है। यानी आउटपुट के अंदर जो हमें मिल रहा है वो पूरी तरीके से डीसी करंट नहीं होता है, तो हमें क्या करना होता है, उसे फिल्टर करने की आवश्यकता होती है। यह जो होता है पूरी तरीके से डीसी धारा नहीं होती है, हमें फिल्टर करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है यहां पर हमें एक फिल्टर लगाना होगा, यहां पर एक फिल्टर लगाना होगा। लीजिए फिल्टर, एक फिल्टर लगाना होगा। अब फिल्टर के बाद जो हमें आउटपुट आएगा वो आएगा प्योर डीसी, प्योर डीसी। तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा जो सर्किट डायग्राम है ये रेक्टिफायर का डायग्राम से क्या है, ये हमारा रेक्टिफायर है। यह हमारा रेक्टिफायर है जो इनपुट के तौर पर एसी करंट लिया और आउटपुट के तौर पर जो हमें डीसी करंट प्राप्त हो रहा वो शुद्ध डीसी करंट नहीं है, इम्प्योर डीसी करंट है। इस इम्प्योर का मतलब होता है कि इसके अंदर एसी भी है और इसके अंदर डीसी भी है। अब इस इम्प्योर डीसी करंट को हमने क्या किया, एक फिल्टर से पास किया। अभी जो फिल्टर है उस इम्प्योर को कन्वर्ट कर दिया, प्योर डीसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब है ये जो पूरा का पूरा जो सर्किट डायग्राम्स है वो रेक्टिफायर का है। तो हमें जो पढ़ना है, यहां पढ़ना सबसे पहले समझना होगा कि एसी करंट क्या है, इसके बिहेवियर किस तरह के काम करते हैं, इसके बिहेवियर कैसे होते हैं। उसके बाद हमें समझना है इम्प्योर डीसी क्या होता है और उसके बाद हमें समझना है प्योर डीसी क्या होता है। इतना समझने के बाद ही हम रेक्टिफायर को समझ पाएंगे। जिसका मतलब है सबसे पहले हम एसी करंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इम्प्योर डीसी करंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्योर डीसी के बारे में पढ़ेंगे। जब इन तीनों करंट के बारे में अच्छी तरह पढ़ लेंगे तब जाकर के हम रेक्टिफायर के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि रेक्टिफायर एसी करंट के ऊपर काम करता है, यह एसी करंट को कन्वर्ट करता है डीसी करंट के अंदर। तो यहां जरा देखिए, अगर हम आपको लिस्ट आउट कर दूं यहां पर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो रेक्टिफायर हमें तीन तरह का रेक्टिफायर पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा रेक्टिफायर पढ़ना है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब जो तीसरा रेक्टिफायर पढ़ना है वो पढ़ना है ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। तो इस प्रकार हमें तीन तरह का रेक्टिफायर हो गया, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर और एक हो गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसका मतलब इसे कंप्लीट होने में हमें 3 क्लास का जरूरत पड़ेगा, आज, कल एंड उसके नेक्स्ट। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं कि एसी करंट क्या होता है। चलिए ऐसे एसी करंट हमें पढ़ना है, आगे चल के एसी करंट नाम का अपने आप एक चैप्टर है, उसके अंदर एसी करंट पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी हम एसी करंट के बारे में उतना पढ़ेंगे जितना हमें आवश्यकता है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए एसी करंट। एसी करंट जिसको हम आम भाषा में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। चलिए हम पहले भी कह चुका हूं
यहाँ एसी करंट के बारे में हम ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 12th क्लास में एसी करंट नाम का एक चैप्टर है जहाँ पर हम काफ़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एसी करंट के बारे में सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमें आवश्यकता है रेक्टिफायर को पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एसी करंट से। तो सबसे पहले जान लीजिए, आपके घर के अंदर जो विद्युत धारा आ रही है वह एसी करंट है, यानी प्रत्यावर्ती धारा है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास एसी जो करंट है उसका जो समीकरण होता है I बराबर I नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। द फर्स्ट पॉइंट, इसका प्रूफ ऑलरेडी कह चुका हूं कि जब हम एसी धारा या एसी करंट नाम का चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो वहां इसको प्रूफ भी कर दूंगा और काफी डीप में पढ़ाऊंगा। चलिए, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी, यह एसी करंट का समीकरण है। एसी करंट का समीकरण है। अगर हम इसको ग्राफ पर खींचूं, ये आई है और यह टी है, अगर आई और टी के बीच ग्राफ खींचा जाए तो हमें इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इस समीकरण के अंदर साइन आया हुआ है और साइन का जो ग्राफ होता है इसी तरह का ग्राफ होता है। लीजिए, यानी इस प्रकार यह ग्राफ जो बना है वह एसी करंट का ग्राफ है। अगर हम यहां से लेके यहां की दूरी की बात करूं, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड का जो मान होता है वो आई नॉट के बराबर होता है। तो इस प्रकार एसी करंट का दो हिस्सा होता है। इसे देखिए, इस हिस्सा को कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इस हिस्सा को कहते हैं निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल। तो इस प्रकार हमने देखा कि एसी करंट का जो समीकरण होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी, ये आया कहां से इसे हम बाद में देखेंगे। जब इस समीकरण का जब ग्राफ खींचा गया तो हमारे सामने इस तरह का ग्राफ आया। यह ग्राफ इसलिए आया, यह ग्राफ जो ग्राफ होता है साइन का ग्राफ होता है, क्योंकि इस समीकरण के अंदर साइन है। तो एसी करंट का दो पार्ट है, एक पॉजिटिव हाफ, यहां से लेके यहां के हिस्से को हम पॉजिटिव हाफ कहते हैं, और यहां से लेके यहां के हिस्से को हम निगेटिव हाफ कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एसी करंट है दो हिस्से में मिलता है, एक पॉजिटिव हाफ और एक निगेटिव हाफ, एक निगेटिव हाफ। चलिए, अगर हम एसी करंट के और बेहतरीन तरीके से अध्ययन करें तो चलिए एसी करंट के बारे में आप देखते हैं। देखिए जो ग्राफ है वो एसी करंट का है, इसका मतलब ये पॉजिटिव हाफ है और क्या है, निगेटिव हाफ है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है, एसी करंट का दो डायरेक्शन होता है। एसी करंट हमेशा दो डायरेक्शन में बहती है, एक प्लस से माइनस और फिर अगेन माइनस से प्लस। अगर देख इसको डायग्राम से समझा जाए तो अगर यह प्लस है और यह माइनस है तो हमारा एसी जो करंट है सबसे पहले वो प्लस से माइनस जाती है, उसके बाद वो अपने डायरेक्शन को चेंज करती है और डायरेक्शन को चेंज करके फिर अगेन वो क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर आती है। तो इस प्रकार इसे हम कहते हैं पॉजिटिव हाफ और इसे हम कहते हैं निगेटिव हाफ। यानी एसी करंट हमेशा दो डायरेक्शन में फ्लो करती है, प्लस से माइनस की ओर जाती है और अगले हाफ में क्या करती है, माइनस से क्या होती है, प्लस में आती है। ये हमने थर्ड पॉइंट देख लिया। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, एसी करंट का जो निर्माण होता है उसका निर्माण डायनेमो से होता है, जिसको आम भाषा में हम जनरेटर कहते हैं। तो एसी करंट का जो प्रोडक्शन होता है वो डायनेमो के द्वारा होता है।
यानी कह सकता हूं डायनेमो डायनेमो जनरेट एसी करंट, डायनेमो जनरेट एसी करंट। अगर हम डायनेमो की संकेत की बात करें तो कोई भी डायनेमो को दिखाने के लिए सिंबल ऑफ डायनेमो, इसे दिखाने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, कहीं भी अगर आपको ऐसा डायग्राम दिख जाए तो हम समझ जाते हैं ये एसी करंट उत्पन्न करने वाला डायनेमो है। आगे अगर हम पांचवा पॉइंट की बात करें तो जो एसी करंट होता है, जो एसी करंट होता है, एसी वोल्टेज जिसको कहते हैं, एसी जो वोल्टेज या करंट, अगर हम इसको V से दिखाएं तो V बराबर होता है डी फाई बटा डी टी। फाई क्या है, फाई फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। आपसे पहले भी कह चुका हूं, यहां पर कुछ ऐसे टर्म आने वाले हैं जो शायद आपको पढ़ाया नहीं गया है, थोड़ा इंतजार करना होगा, जो आने वाले टाइम के अंदर पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है हमारा जो एसी करंट पैदा होता है वो डी फाइव बटा डी टी, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में जो परिवर्तन की जो दर होता है वो एसी करंट के बराबर होता है, जो आगे चल के देख लेंगे, कि बहुत बड़ी चीज नहीं, बट आपको इतना समझना होगा कि एसी करंट क्या होता है, एसी करंट को दिखाया कैसे जाता है, एसी करंट का समीकरण क्या होता है। एसी जहां जहां भी ऐसा डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ जाना होगा कि यह डायनेमो है जो एसी करंट पैदा करता है, और इस समीकरण का उपयोग कभी नहीं होना है क्योंकि ये आगे चल के पढ़ना है। तो बस अभी इतना ही नॉलेज रखना आपको एसी करंट के बारे में। अब शुरुआत करता हूं डीसी करंट के बारे में। अब शुरुआत करते हैं डीसी करंट के बारे में। सेकंड जो है डीसी करंट, जिसको हम दिष्ट धारा भी कहते हैं, दिष्ट धारा। चलिए सबसे पहला पॉइंट है, जितना भी बैटरी है, बैटरी सेल्स, वो सारे बैटरी डीसी करंट उत्पन्न करता है। पहला पॉइंट, जितना भी बैटरी है, सेल्स जिसको कहते हैं, वो सारे बैटरी डीसी धारा उत्पन्न करता है। सबसे पहला पॉइंट, इसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस ये समझिए, और आगे चल के इसको डीप में पढ़ाया जाएगा। हमें तो केवल रेक्टिफायर पढ़ना है, तो रेक्टिफायर को पढ़ाने के लिए हमें इन सब चीजों को डिस्कशन करना पड़ रहा है। तो चलिए डीसी करंट, तो डीसी करंट जो होता है ना, इसे उत्पन्न करने वाला जो डिवाइस है वो बैटरी है, बैटरी सबसे पहला पॉइंट। अगर हम इसके सेकेंड पॉइंट की बात करें कि सर डीसी करंट का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, चलिए अगर हम इसी ग्राफ की बात करें, अगर हम ग्राफ की बात करें तो लीजिए, एक टाइम है और एक करंट है, तो डीसी करंट का ग्राफ ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन होता है, ग्राफ ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन यह शो करता है कि डीसी करंट समय के साथ कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, यानी समय कितना भी बदल जाए लेकिन डीसी करंट की जो अमाउंट्स है, डीसी करंट का जो वैल्यूज है वो कभी भी नहीं बदलेगा। तो कह सकता हूं डीसी करंट एक स्थिर धारा है, एक कांस्टेंट धारा है, या कभी नहीं बदलने वाला धारा है। लेकिन एसी ऐसा नहीं है, एसी का ग्राफ आपने देखा होगा, सबसे पहले यह ऊपर से इस तरह जा रहा है, मतलब जैसे जैसे समय बदलता है एसी करंट का मान बदलता है, लेकिन डीसी के अंदर जरा देखिएगा तो समय के साथ डीसी करंट में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस प्रकार हमने डीसी करंट का पहला पॉइंट क्लियर कर दिया। पहला पॉइंट क्या है कि बैटरी डीसी करंट उत्पन्न करता है। इसका जो सेकेंड पॉइंट है, डीसी करंट कभी भी टाइम के साथ नहीं परिवर्तित होता है। और इसके थर्ड पॉइंट की बात करूं तो अगर आपको डीसी करंट पैदा करना है तो डीसी करंट जो पैदा करने वाला है वो
आवेश के वजह से पैदा होता है, चार्ज के वजह से पैदा होता है, जिसका फार्मूला होता है करेंट I बराबर डी क्यू बाई डी टी, जहां क्यू है चार्ज। इसका मतलब है जहां भी चार्ज होगा वो डीसी धारा पैदा होगा, और जहां भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वहां पर एसी धारा उत्पन्न होगा। हमने इस प्रकार हमने डीसी को देखा और इस प्रकार हमने क्या देखा, एसी को देखा। क्या कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने टॉपिक्स के ऊपर लौट के आते हैं। क्या था रेक्टिफायर? हमने कहा था कि रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी करंट को कन्वर्ट करता है डीसी करंट में। तो इसी को समझाने के लिए सबसे पहले हमने एसी करंट को समझाया और फिर हमने डीसी करंट को समझाया। डीसी करंट का ग्राफ इस प्रकार है, डीसी करंट I बराबर डी क्यू बाई डी टी है, जहां क्यू क्या होता है, चार्ज होता है। चलिए अब हम शुरू करने जा रहा हूं रेक्टिफायर। There are three types of rectifier. There are three types of rectifier. दिष्टकारी तीन प्रकार का होता है। बार कह चुका हूं, हिंदी लिखूंगा नहीं। दिष्टकारी तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तीसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ये हाल फिलहाल ही इंटर के अंदर आईएससी के अंदर पूछा गया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिज रेक्टिफायर ये हमारे आईआईटीज के लिए इंपॉर्टेंट है। आईआईटीज के अंदर बहुत सारे प्रश्न ब्रिज रेक्टिफायर से आते हैं, बहुत सारे प्रश्न फुल वेव रेक्टिफायर से आते हैं। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर से बहुत ही कम प्रश्न होता है। जो भी प्रश्न होता है या तो फुल वेव रेक्टिफायर से होता है या तो ब्रिज रेक्टिफायर से होता है। तो चलिए अब धीरे धीरे सारे रेक्टिफायर को काफी डीपली पढ़ेंगे और आप भी पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। ठीक है, तो चलिए राइट नाउ हेडिंग हाफ वेव रेक्टिफायर। Right now heading half wave rectifier. A में half wave rectifier जिसे कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। चलिए क्या बच्चों, क्या समझने के लिए आप तैयार हो? बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में बिल्कुल जल्दी आ जाए और बोर्ड में सेल्फ आप लिख सको, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है। काफी कंसेप्ट इसके अंदर छिपा हुआ है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाता है तो समझिए बहुत ही आसान है और आप इसे बोर्ड में आराम से लिख सकते हो। तो चलो देखता हूं क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हमें हेडिंग है मिटाना होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जरा देखिएगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो है इसका सर्किट डायग्राम, कि हाफ वेव रेक्टिफायर किस प्रकार बनाए जाते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर किस प्रकार बनाए जाते हैं, तो चलिए सर्किट डायग्राम। अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो इसका सर्किट बहुत ही आसान है। जरा देखिएगा,
ये डायोड है, ये रजिस्टर्स है। चलिए, ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है ये हाफ वेव रेक्टिफायर का है। आपके सामने जो हमने डायग्राम दिखा है ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का है। यहां से क्या होता है, इनपुट जाता है और यहां से जो मिलता है वो आउटपुट मिलता है। आउटपुट इनपुट के अंदर एसी जाता है, यानी एसी करंट जाता है, और आउटपुट पर जो मिलेगा, यहां पर जो आउटपुट है वो जो मिलेगा वो आपको डीसी मिलेगा, डीसी करंट मिलेगा। पहले कह चुका हूं रेक्टिफायर से जो बाहर निकलता है वो प्योर डीसी नहीं होता है, कह सकता हूं इम्प्योर डीसी, इम्प्योर डीसी, जो आगे चल के फिल्टर लगा करके इसको प्योर किया जाता है। आपके सामने जो सामने सर्किट डायग्राम दिख रहा है ये पूरी तरीके से हाफ वेव रेक्टिफायर है, जिसमें एक डायोड होता है, यहाँ हमारा एसी सोर्स होता है जहां से एसी करंट प्रवेश करता है, और यहां से हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। देखिए आउटपुट जो मिलता है वो किस प्रकार मिलता है, इम्प्योर डीसी मिलता है, यानी अशुद्ध डीसी करंट मिलता है, जिसे हम फिल्टर लगा करके, यहाँ पर एक फिल्टर लगा दिया जाता है, तो फिल्टर लगाने के बाद जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो प्योर डीसी प्राप्त होता है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। जो चलिए ना, अब एक काम कैसे करता है, काम कैसे करता है इसे बताने के लिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड स्पेस होता है, ज्यादा बड़ा स्पेस नहीं होता है कि आपको बार बार मिटाना, बार बार लिखना पड़े। तो आप इस डायग्राम को अच्छी तरह देखिए। अब इसके हम वर्किंग को समझाने जा रहे हैं कि वर्क किस प्रकार करता है। चलिए हम इसके वर्किंग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है, जरा देखिएगा। वर्किंग को समझाने के लिए हम इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देता हूं, क्योंकि हमें बहुत सारे कंटेंट लिखने होते हैं और स्पेस काफी छोटा है। तो चलिए हम इसके वर्किंग डायग्राम को दिखाने के लिए थोड़ा छोटा डायग्राम बना लेता हूं। आइएगा, लीजिए, यह डायोड है, यह हमारा आउटपुट है, आउटपुट लोड रजिस्टर है, यहां से एसी धारा इनपुट जाएगा, प्रतिरोध आ रहा है, यहां से हमें को आउटपुट प्राप्त होगा, पहले भी कह चुका हूं। चलिए, हमारे पास एसी करंट इनपुट्स दे रहा हूं। लीजिए, एसी करंट को हम इस प्रकार दिखाते हैं। यह जो करंट है हमारा एसी करंट से करंट आई है और एक टाइम टी है। इसमें दो तरह का साइकिल्स है, दो तरह का हाफ साइकिल्स होते हैं। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव हाफ कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव हाफ कहते हैं। तो सबसे पहला ए वाला पोर्शन, सबसे पहला ए वाला पोर्शन मतलब पॉजिटिव हाफ, मतलब यहाँ प्लस, यहाँ क्या है माइनस। सबसे पहले ए वाला पोर्शन इनपुट जाएगा, इसके अंदर जाएगा। जैसे ही जाएगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि हम प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस। तो ये प्लस है, प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस। जैसे इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा, तो इस डायोड को बड़ा ध्यान से देखिए। इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो इस डायोड को बड़ा ध्यान से देखिए। ये डायोड को, ये डायोड का पी हिस्सा है, ये डायोड का एन हिस्सा है। तो पी प्लस के साथ है और एन माइनस के साथ है। तो इसका मतलब है जब कोई डायोड का P प्लस के साथ और N माइनस के साथ होता है तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। और कहा था कि जब कोई डायोड फॉरवर्ड बायस के अंदर होता है तो विद्युत धारा का बहाव होगा। तो इसका मतलब है, चलिए, विद्युत धारा का बहाव शुरू होगा, बहाव शुरू होगा, और यह इस रजिस्टर में आई आ जाएगा। देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, तो P प्लस के साथ है और N माइनस के साथ है। तो जब डायोड का P प्लस के साथ और डायोड का N माइनस के साथ होता है तो इसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। और जब फॉरवर्ड बायस होता है, जब फॉरवर्ड बायस होगा तो डायोड से विद्युत धारा का बहाव होगा, और जैसे विद्युत धारा का बहाव होगा, इसमें विद्युत धारा का बहाव जैसे होगा तो इस प्रतिरोध से धारा आई गुजरना शुरू कर देगा। अगर हम इसका ग्राफ से शो करें, लीजिए, ये T है और ये I है। चलिए,
तो इसका मतलब है कि जैसे ही यह प्लस से माइनस गया तो उस समय जो करंट का बहाव हो गया वो आई धारा बह गया। लेकिन जैसे ही एसी धारा का यह वाला पोर्शन इनपुट जाएगा, इसका मतलब है उलट गया, ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस। अगर ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा तब इस डायोड की स्थिति को देखिए। यह डायोड का पी हिस्सा माइनस के साथ और एन हिस्सा प्लस के साथ, हमने पढ़ाया था जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो किस बायस में होगा, रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में विद्युत धारा का बहाव नहीं होता है। तो इसका मतलब है क्या इसमें विद्युत धारा का बहाव हो पाएगा, नहीं, इसमें विद्युत धारा का बहाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगले नेगेटिव हाफ साइकिल में यह रिवर्स में होगा और रिवर्स में कभी भी विद्युत धारा का बहाव नहीं होता है। तो जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा वो शून्य प्राप्त होगा। लीजिए आउटपुट जो प्राप्त हुआ वो शून्य आउटपुट प्राप्त हो गया। लीजिए शून्य प्राप्त हो गया। लीजिए देखिए तो पॉजिटिव साइकिल के लिए हमें ये प्राप्त हुआ और नेगेटिव साइकिल के लिए हमें शून्य धारा प्राप्त हो गया। लीजिए इसे हम जीरो कहेंगे, शून्य धारा प्राप्त करेंगे। तो इसका मतलब है सिर्फ हमें पॉजिटिव साइकिल पर ही आउटपुट प्राप्त होगा और नेगेटिव साइकिल के ऊपर आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। तो साबित करता है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी क्षमता कम है। क्यों? हमने इसको इनपुट पर प्लस और माइनस दोनों दिया, लेकिन हमें आउटपुट केवल प्लस पर प्राप्त हो रहा है, माइनस पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये हमें साबित कर रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, बहुत ही कम है। यानी इनपुट्स ज्यादा ले रहा है और आउटपुट जो है हमें कम दे रहा है। इनपुट्स ज्यादा ले रहा है और आउटपुट्स जो है हमें कम दे रहा है। तो पहला पॉइंट हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है, जो क्षमता होती है, वो कम होती है। हमने कैसे वर्क किया ये समझाया। इसे लिखा पाना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल होता है, छोटा सा बोर्ड होता है, हम केवल यहाँ पर समझने की आप कोशिश कीजिए और आपको नोट्स दे दिया जाएगा, लिखा लिखाया हुआ आपको नोट्स दिया जाएगा। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पर लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं। बार बार अपने बच्चों से कहता हूं कि यहाँ पर इस तरह की चीजों पर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल समझने की आवश्यकता होती है। ये बात कीजिए और आप बार बार लिखने की बात करते हो, आप कैसे संभव हो सकता है? एक हाथ का बोर्ड है, इसमें कितना लिखूंगा, समय ज्यादा होगा, मेमोरी ज्यादा बनेगी, अपलोड में दिक्कत आएगा। तो केवल आप समझने की बात करें। अगर आप बिग डाटा में पढ़ना चाहते हैं तो केवल समझने की बात करें और इसे खुद से लिखने की कोशिश करें, क्योंकि बोर्ड में लिखा होता है विद्यार्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो इसका साफ मतलब है कि आप विद्यार्थी पहले समझे और उसे अपने ही शब्दों में उत्तर दे, ना कि मास्टर जो लिखे वो जाके लिखे। ठीक है ना? तो आप केवल इसे बताइए ना, इसे सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। हमने कैसे आपको समझाया है, सर्किट डायग्राम कैसे है। एसी के अंदर दो हिस्सा होता है, पहला हिस्सा जब जाता है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो यह फॉरवर्ड में होता है। जैसे फॉरवर्ड में होता है तो आई का बहाव शुरू हो जाता है, लेकिन नेगेटिव हिस्सा के लिए यह रिवर्स में हो जाता है। तो रिवर्स में विद्युत धारा का बहाव नहीं होता है, हमें कोई भी आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। यह देखिए हमारा नील हो गया। हम कह सकता हूं कि हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर ज्यादा इनपुट ले रहा है और कम आउटपुट दे रहा है। अब पहले भी कह चुका हूं, यह जो डीसी धारा नहीं है इसे हम कहते हैं इम्प्योर। इम्प्योर इम्प्योर क्योंकि इसके अंदर एसी भी है और इसके अंदर डीसी भी है, दोनों धारा इसमें मिला हुआ है। तो हम नहीं कह सकता हूं कि पूरी तरीके से डीसी है, इसमें एसी का भी हिस्सा है और डीसी का भी हिस्सा है। आगे चल के हम क्या करते हैं, एक फिल्टर लगाते हैं और जो जैसे फिल्टर का उपयोग करेंगे तो पूरा का पूरा एसी कंपोनेंट खत्म हो जाएगा और केवल डीसी कंपोनेंट ही बचेगा। ठीक है, ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर्स है। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कशन करना चाहूं तो लिखिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, यह लिखता हूं वीवीआई पॉइंट्स।
वीवीआई पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट्स आप बस इसे ध्यान रखना है, और बोर्ड के ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटीज के ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एंड नीट्स के ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले क्या है जरा देखिएगा, यह एसी इनपुट्स है, एसी इनपुट है, एसी इनपुट्स है, ये इनपुट्स है। और यहां में डीसी आउटपुट लेना चाहें, डीसी आउटपुट है, डीसी आउटपुट की बात करें जरा देखिएगा। चलिए, कहा था पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट होता है, लीजिए आउटपुट मिल गया। अब बताइए, क्या नेगेटिव साइकिल के ऊपर आउटपुट मिलेगा? नहीं, नहीं, आउटपुट नहीं। क्या अगेन इस पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा? हाँ, आउटपुट मिलेगा। क्या अगेन इस नेगेटिव के लिए आउटपुट मिल पाएगा? नहीं, आउटपुट सुनना। अगेन क्या इस पॉजिटिव के लिए आउटपुट मिल पाएगा? हाँ। तो इसका मतलब है यहां पर सुनना, यहां पर सुनना, यहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट एक ग्राफ शो कर रहा है कि जो एफिशिएंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो बहुत ही कम होती है। तो सबसे पहला पॉइंट, द एफिशिएंसी ऑफ half wave rectifier is less, half wave rectifier is less। हम यहां पर हिंदी नहीं लिख पाऊंगा कि वो जगह नहीं, लेकिन बोल सकता हूं अर्ध तरंग दृष्टकारी की जो क्षमता होती है वो कम होती है। जो हिंदी वासी हैं वो समझे, अर्ध तरंग दृष्टकारी की जो क्षमता होती है वो कम होती है। द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज लेस। क्यों? क्योंकि इसका इनपुट्स ज्यादा है और इसके जो आउटपुट्स होते हैं वो कम होते हैं। चलिए, पहला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया वीवीआई पॉइंट्स के अंदर, या इसका इनपुट हिस्सा है और इसका क्या है, आउटपुट हिस्सा है। यहां पर आउटपुट मिल रहा है, यहां पर नहीं मिलेगा, यहां पर मिलेगा, यहां पर नहीं मिलेगा, यहां पर मिलेगा। चलिए, अब हम पॉइंट नंबर 2 डिस्कशन करने जा रहा हूं। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, सेकेंड पॉइंट से, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव, आवृत्ति। हमें देखना होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना होती है। तो आइए इस बात को समझने के लिए फिर हमें ग्राफ बनाने की आवश्यकता है। लीजिए, हम ग्राफ आपके सामने बना देता हूं। यह हमारा इनपुट्स का ग्राफ है, ये करंट आई है और ये टाइम टी है। सबको पता है कि इनपुट्स के अंदर एसी धारा होगा। लीजिए, हमने एसी धारा लीजिए दे दिया। और सबको पता है आउटपुट्स के अंदर हमें डीसी मिलेगा, वो भी शुद्ध डीसी नहीं मिलता है, इम्प्योर डीसी मिलता है। लीजिए, हमने इस पर दे दिया, इस पर नहीं मिल पाएगा। लीजिए, इस पर नहीं मिल पाएगा। चलिए, जरा देखिएगा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकेंड में, यानी एक सेकेंड में साइकिल की संख्या, ए नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। जब देखिएगा, अगर हम 1 सेकेंड की बात करें
अगर हम यहां से लेके यहाँ के टाइम t बराबर 1 सेकेंड की बात करें और यहां से लेके यहाँ टाइम t बराबर 2 सेकेंड की बात करें, देखिएगा तो हमारा एसी करंट को ध्यान से देखिएगा, यहां चला 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 फिर यहां गया। इसका मतलब है 1 सेकेंड में कितना साइकिल पूरा किया, 1 साइकिल पूरा किया, 1 चक्र पूरा किया। इसका मतलब है इसकी जो आवृत्ति है 1 है। अब इसकी बात कीजिए, 1 सेकेंड में भी लीजिए यह भी क्या किया, 1 चक्र ही पूरा किया है 1 सेकेंड के अंदर। लीजिए देखिए तो, लीजिए 1 चक्र पूरा किया। इसका मतलब है इनपुट जो फ्रीक्वेंसी होता है वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है। क्यों? क्योंकि इनपुट के अंदर भी 1 सेकेंड में यह एक ही चक्र पूरा हो रहा है, यानी एक ही साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और आउटपुट के अंदर भी 1 सेकेंड में यह एक ही साइकिल कंप्लीट कर रहा है। हम कह सकता हूं कि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर होता है। देखिएगा, इनपुट फ्रीक्वेंसी बराबर आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी को fi बोले और आउटपुट फ्रीक्वेंसी को fo बोले, दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसे वीवीआई लगाइए, ध्यान रहे, इसे वीवीआई लगाइए। वीवीआई पूछा भी गया बोर्ड के अंदर, आईएससी के अंदर पूछा भी गया है और कंपटीशन में पूछा गया है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जितना भी इनपुट फ्रीक्वेंसी होगा वही इसका क्या होगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा। हमने सेकेंड पॉइंट भी क्लियर कर दिया। जितना पॉइंट डिस्कशन कर रहा हूं सिर्फ उसको ही याद रखना है, या कह सकता हूं इतना ही पॉइंट ही होता है, ठीक है ना, इससे ज्यादा पॉइंट हो ही नहीं सकता है। चलिए अब डिस्कशन करते हैं आगे, थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। थर्ड पॉइंट से फिर अगेन हमें यहां पर डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। क्या है, हमें डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। लीजिए, यह हमारा एसी इनपुट्स है और यह हमारा डीसी आउटपुट्स है। ये टी है, ये आई है, चलिए पहले कहा था पहले भी कह चुका हूं, इस पर आउटपुट मिलेगा, इस पर आउटपुट नहीं मिलेगा, इस पर आउटपुट मिलेगा। देखिएगा, तो जो ये हिस्सा दिख रहा है ना, इसको रिपल कहा जाता है। रिपल कहा जाता है, रिपल कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि 1 रिपल, 2 रिपल, 3 रिपल, यह हमारा इनपुट है। ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें आगे, इसको आप इस ग्राफ को आगे बढ़ा दीजिए, एक टाइम का ग्राफ है। तो यहां पर क्या हमें मिलेगा, देखिए तो हमें क्या खाली मिलेगा, देखिए जब देखिएगा तो 1 रिपल, 2 रिपल, 3 रिपल, 4 रिपल, जो हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है 1 रिपल, 2 रिपल। तो कह सकता हूं जो आउटपुट रिपल होता है, आउटपुट रिपल जो होता है वो इनपुट रिपल का आधा होता है, इनपुट रिपल का आधा होता है। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इनपुट्स के अंदर 1, 2, 3, 4 रिपल्स है, ठीक है। आउटपुट्स के अंदर 1 रिपल इसका मिलेगा और 1 इसका मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। मतलब यह और यह क्या पड़ गया, खाली पड़ गया। तो कह सकता हूं आउटपुट जो रिपल्स होता है वो इनपुट रिपल्स का क्या होता है, हाफ होता है, आधा होता है। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया,
तीसरा पॉइंट। ये सब ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आगे बढ़ता हूं, फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट की ओर। हाफ वेव में जो डायोड की संख्या होती है केवल एक होती है। हाफ वेव के अंदर जो डायोड की जो संख्या होती है वो केवल क्या होती है, एक होती है। या लिखता हूं, नंबर ऑफ डायोड इन हाफ वेव रेक्टिफायर, इन हाफ वेव रेक्टिफायर बराबर क्या है, 1। तो इसका मतलब है अर्ध तरंग दृष्टिकारी में केवल एक ही डायोड्स होते हैं। हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर, हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर। तो चलिए वाइज, हम आपको एक होमवर्क देने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस होमवर्क को बना करके आप कमेंट बॉक्स पर जरूर डालिएगा, केवल आंसर ही डालिएगा, ठीक है। तो होमवर्क क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसे ध्यान से बनाइएगा। चलिए हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन है, इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी of half wave rectifier is rectifier is 50 hertz, what would be its output frequency? ऑप्शन नंबर ए 100 हर्ज, ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ज, ऑप्शन नंबर सी 25 हर्ज और ऑप्शन नंबर डी 200 हर्ज। अब इससे ज्यादा एक भी प्रश्न हाफ वेव रेक्टिफायर पर पूछा नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। हाफ वेव रेक्टिफायर पर मैक्सिमम इतना ही प्रश्न पूछा गया है और इतना ही थ्योरी होते हैं, अंडरस्टैंड है। तो चलिए हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को कंप्लीट किया। अब जाने से पहले हम एक बार समराइज कर देता हूं और उससे भी पहले हम इसका हिंदी कर देता हूं। अर्ध तरंग दृष्टिकारी का इनपुट आवृत्ति 50 हर्ज है, तो इसकी आउटपुट आवृत्ति कितनी होगी? 100 हर्ज, 50 हर्ज, 25 हर्ज और 200 हर्ज। ये हमारा आज का होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए इसको। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का रोना मत रोइए, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। आपको समय पर नोट्स दे दिया जाएगा। हिंदी वाले को हिंदी का नोट्स दिया जाएगा और इंग्लिश वाले को इंग्लिश का नोट्स दिया जाएगा। तो आप इसके लिए परेशान मत होइए, आप केवल समझने की फोकस कीजिए और जो भी कहीं दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर प्रश्न कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को हम समराइज करने जा रहा हूं और इस समरी को ध्यान रखिएगा। क्या आज का लेक्चर था? आज का जो लेक्चर था वो रेक्टिफायर था। तो हमने कहा सबसे पहला पॉइंट, बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जो डीसी करंट के पर काम करते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन, आपका कंप्यूटर्स, ये सब डीसी करंट पर काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित कर दे। तो ऐसे डिवाइस को हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो रेक्टिफायर का परिभाषा, रेक्टिफायर वह डिवाइस होता है जो एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित कर देता है। आगे बढ़ाया था हमने, फिर हमने एसी करंट समझाया। कहा था कि एसी करंट वह करंट होता है जो समय के साथ बदलता रहता है,
उसका ग्राफ जो बताया था, आपने इसी ग्राफ को देखा होगा। फिर हमने बताया डीसी करंट। डीसी करंट वह करंट होता है जो समय के साथ अस्थिर होता है, कभी भी परिवर्तित नहीं करता है। अंडरस्टैंड है? आगे थर्ड पॉइंट हमने कहा था कि रेक्टिफायर तीन तरह का पढ़ना है। सबसे पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, जिसमें हमने सबसे पहला रेक्टिफायर पढ़ाया हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का हमने डायग्राम बनाया और डायग्राम आपने जरूर देखा होगा। उसमें डायोड की संख्या हम केवल एक लगाते हैं। जैसे हम एक डायोड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल पर आउटपुट नहीं मिलता है, निगेटिव हाफ साइकिल पर आउटपुट नहीं मिल पाता है। तो इसका मतलब है कि अगर इनपुट रिबल्स ज़्यादा हो रहा है और आउटपुट के अंदर जो रिबल है वो कम हो रहा है, तो हम कह सकता हूँ कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की जो क्षमता है, वो बहुत ही कम है, क्योंकि इनपुट्स ज़्यादा ले रहे हैं और आउटपुट्स हमें कम दे रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ। फिर हमने समझाया, फ्रीक्वेंसी की बात किया, तो हमने कहा था हाफ वेव रेक्टिफायर की जो फ्रीक्वेंसी जो होती है, जितना इनपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है उतना ही आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है। क्यों होती है, इस पॉइंट पर हमने डिस्कशन किया भी है। फिर आगे बढ़ाया हमने। फिर हमने आपसे कहा कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं उसमें डायोड की संख्या केवल एक ही लगाते हैं, और हाफ वेव रेक्टिफायर को जब इम्प्रूव करेंगे तो हमें मिलेगा फुल वेव रेक्टिफायर, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स होगा फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलिए यहाँ पर हम अपने लेक्चर्स को खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स पर अपने विचार रखिए, अपने इनोवेटिव आइडिया रखिए। कुछ नया चीज आपके पास है फिर भी रखिए, लेकिन होमवर्क जरूर बनाइए। होमवर्क बनाइएगा तो हमें बहुत ही कॉन्फिडेंशियली आपको पढ़ा पाएंगे, लगेगा मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और लास्ट है, अगर आपको वीडियोज मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक इसे फैलाएं, अधिक से अधिक फ्रेंड को मोटिवेट करें कि आप इसे पढ़ाई करें, ठीक है। और जब क्लास खुल जाएगा तो आप इसको बेहतर तरीके से और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से हम लिमिटेड पॉइंट ही यहाँ लिख पाता हूँ, बाकी सब बोलने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक बार देखिए और कंटेंट को समझने की पूरी कोशिश कीजिए। और लास्ट के पॉइंट है कि आपको हिंदी और इंग्लिश का नोट्स बाद में दिया जाएगा, जैसे चैप्टर खत्म होगा तब आपको नोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।